गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज जो हम लोगों को कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। क्या करना है बेटा? अक्रॉस द कंट्रीज, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। प्रोडक्शन across the country। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज के बारे में देखें बच्चों, तो अगर हम देखें कि स्टार्टिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में देखते हैं तो जो प्रोडक्शन था वो ऑन वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक कंट्री की बाउंड्री पर ही होता था। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो एट दैट टाइम्स वी आर सीइंग दैट द जो प्रोडक्शन था, द प्रोडक्शन विच वर अकरिंग वो इंग्लैंड में ही होता था। ठीक है, जो प्रोडक्शन का वर्क होता था वो इंग्लैंड में होता था। फॉरेन कंट्रीज लाइक इंडिया विच वॉज देयर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन, यहाँ से सिर्फ वो रॉ मटेरियल को कैरी करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आते थे, इंडिया से रॉ टी ले जाते थे, चाय ले जाते थे, और इंडिया से ले जाते थे जो आपका ये आपका क्या नाम से कॉटन ले जाते थे इंडिया से, और उसका कपड़े में कन्वर्ट करने का काम वो लोग जब इंग्लैंड में करते थे। और इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर खासकर फेमस था फॉर द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो मेरे कहने का मतलब था ये नॉट ओनली इंडिया के साथ था, ये उस समय सारे कंट्रीज के साथ था। जो ट्रेड था, जो एक इंटरकनेक्शन था, वो ट्रेड को लेकर के था। विदेशी लोग दूसरे देश जाते थे, वहाँ के रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते थे, वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते थे और उसको ले जाकर के अपने देश में बाय कैरिंग दैट मटेरियल इन देयर कंट्रीज वो उसको प्रोडक्ट मटेरियल में कन्वर्ट करते थे और उस प्रोडक्ट मटेरियल को ले जाकर के वो विदेशों में या दूसरे देशों में जाकर के बेचते थे। दिस वाज द ट्रेंड ऑफ द ट्रेड, या दिस वाज द ट्रेंड ऑफ द इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो भले ही आपकी कॉलोनी क्यों ना हो, चाहे वो भले ही आपका जो भी प्रोसेस रहा हो, मतलब कनेक्शन का एक कोलोनाइजेशन भी जो एक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट ही करता है। कह सकते हैं कि एक दूसरा कंट्री दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में करता है और पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और उस पर अपने रूल्स इंप्लीमेंट करता है। तो एक तरीके से वो इंटरकनेक्शन है, चाहे वो सोशियो देखा जाए, चाहे वो रिलीजियस देखा जाए, चाहे वो कल्चरल देखा जाए, चाहे वो लैंग्वेज का देखा जाए। लैंग्वेज भी बेटे इंटरचेंज ऑफ द लैंग्वेज या इंटरकनेक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबलाइज हो गई, पूरी दुनिया में फैल गई, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंटरकनेक्शन का जो पहला स्टार्टिंग फाइनेंशियली, हम बात इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, इस वजह से हम लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, इस वजह से हम डिसीज नहीं पढ़ेंगे, इस वजह से हम बाकी कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हमें जो पढ़ना है फाइनेंशियली इफेक्ट देखना है। तो फाइनेंशियली इफेक्शन यहाँ पर बातें हम कर रहे थे अबाउट इंटरकनेक्शन, अबाउट द क्या कहते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड। तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंटरकनेक्शन हुआ तो पहले कनेक्शन का जो फॉर्म था वो ये होता था कि कोई भी कंट्री अगर दूसरे कंट्री से कनेक्ट होता था, या कोई कंट्री चाहे ट्रेडिशनली कनेक्ट हो और एज वेल एज कॉलोनी बना करके कनेक्ट हो, जैसे इंडिया को अंग्रेज ने, ब्रिटेन ने कॉलोनी बना करके इंडिया के साथ कनेक्शन बना रखा था। तो चाहे वो ट्रेडिशनली चाहे कॉलोनिकली वो इंडिया से अगर अटैच होता था तो वो इंडिया के लोगों से क्या करता था, ट्रेड करता था और इंडिया से रॉ मटेरियल को ले जाते थे। और इंग्लैंड की बातें हम इंग्लैंड की कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जो इनिशियली हम देखते हैं कि इंडिया जो कॉलोनी था वो ब्रिटेन की था, तो वो इंडिया से ट्रेड आते थे और इंडिया से रॉ मटेरियल को ले जाते थे और उसको वहाँ मैन्युफैक्चर करते थे और मैन्युफैक्चर मटेरियल को आकर के इंडियन मार्केट में आके बेचते थे। दैट वाज द पार्ट ऑफ द ट्रेड। वो एक ट्रेड का एक हिस्सा होता था, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना, अपने देश में उसे प्रोडक्ट करना और प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट मटेरियल को आकर के किसी कंट्री में दूसरे कंट्री में जाकर के बेचना। तो दिस वाज द वे ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ट्रेड या एक्सचेंज ऑफ कमर्शियली एक तरीके से रिलेशनशिप ये था। लेकिन बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ कि तो दो पर्पज होते थे उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो पर्पज थे, एक तो अपने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल को ढूंढना और दूसरा फुलफिल करना, और दूसरा पर्पज था कि अपने इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मटेरियल है उसके बेचने के लिए मार्केट की सर्च करना। तो बोथ बार दोनों तरीके से ही इंडिया वाज प्रॉफिटेबल बिकॉज इंडिया वाज द सेंटर ऑफ वेरी मच क्या नाम से रॉ मटेरियल,
and it was a very big market because at that time, at the British time, there was a approx 30 crore population of India, so that was a very big market. And the second thing was that having very good amount of the resources. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद हुआ है 4 जुलाई 1776 को 4 जुलाई 1776 को अमेरिका गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, then they started to see toward the India for the raw material, especially for the cotton, because at that time the cotton industry was the dynamic and very important industry. That's why the reason most of industries of Britain were seeing toward the India for the raw material as well as for the product, as well as the market for the product. तो इस तरीके से हमने बातें किया अबाउट प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो पहले ये था, फिर बच्चों धीरे धीरे करके एक दौर आया कि इंडस्ट्रीज जो चाहते थे या जो ट्रेडिशनल जो चाहते थे कि हमें वी शुड आल्सो गेन मोर प्रॉफिट। टू गेन द मोर प्रॉफिट कि वो जो बीज का एक्सपेंडिचर और टाइम किलिंग होती थी, बीज का एक्सपेंडिचर अगर हम कोई फॉरेन प्रोडक्ट अगर हम लेकर के जाते हैं वहाँ पर और मतलब रॉ मटेरियल को भेजते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट मटेरियल आता है, तो ये जो बीज का एक्सपेंडिचर था इसको कंट्रोल करने के लिए या जो टाइम कंजप्शन होता था टू सेंड द रॉ मटेरियल हियर टू देयर एंड प्रोडक्ट मटेरियल इम्पोर्टेड फ्रॉम देयर टू हियर, तो इसको बचाने के लिए उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया कि क्यों ना हम प्रोडक्शन यूनिट उसी कंट्री में एस्टेब्लिश कर दें और जिस कंट्री में हम कॉलोनी बना रखे हैं। और इस तरीके से इंग्लैंड ने इंडिया को ही एग्जाम्पल हम इंडिया को लेकर चले हैं कि बेटा ये हर कंट्री का प्रोसेस होता है कि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज होती है उसको क्यों चाहती है कि क्यों हम रॉ मटेरियल लाएँ और फिर उसको तैयार करें, फिर प्रोडक्ट मटेरियल ले जाएँ, बाउंड्री टैक्स दें, अलग से बाउंड्री टैक्स दें, बाउंड्री टैक्स है टू, तो हम क्यों ना ले जा करके अपने इंडस्ट्री को वहीं पर जाकर इस्टेब्लिश कर दें और वहीं पर इस्टेब्लिश करने के बाद प्रोडक्शन उसी देश में करने लगे और उससे हमें बहुत कुछ बच जाएगा। एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बच जाएगा, टाइमिंग की कमी हो गई, बाउंड्री टैक्सेस जो देना पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अधिकतर वेल डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्री जाकर के लेस डेवलप्ड इंडस्ट्री में जाकर स्टेब्लिश होती है। उसका प्रॉफिट इंडस्ट्री को ये होता है बच्चों कि उस इंडस्ट्री के जो अगर हम अपने देश में या अमेरिका अपने देश में बेटे इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करता है तो दे हैव टू पे लार्ज एक वेजेस के तौर पर, चाहे लेबर का वेज क्यों, लेबर का पेमेंट क्यों ना, उसे ज़्यादा देना पड़ेगा कंपेरेटिवली इंडिया, क्योंकि इंडिया कंपेरेटिवली एक पुअर कंट्री है जिसका रिजल्ट ये है कि यहाँ पर लेबर्स उन्हें सस्ते रेट में मिल जाएंगे, दे विल गेट द लेबर्स इन चीप रेट। तो ये सब प्रॉफिट को देखते हुए, टाइम की बचत को देखते हुए इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि अपने आप को जाकर के दूसरे देशों में जाकर के अपनी प्रोडक्शन यूनिट को स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और जब दूसरे देशों में अपने जाकर के प्रोडक्शन यूनिट स्टेब्लिश कर दिया तो इसे कहा जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वो इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्शन यूनिट कई देशों में फैल गए उसे कहा जाता है MNC, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन कंपनी, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कोऑपरेशन का फॉर्मेशन हुआ, और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज एंड मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस। तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द, ये रिजल्ट हुआ बच्चों क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो MNCs का प्रोडक्शन हुआ एज वेल एज द क्या नाम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री अपने जाकर के प्रोडक्शन यूनिट दूसरे देश में जाकर के खर्च करती है, जाकर के तो दूसरे देश में जाकर स्टेब्लिश करती है जाकर के, तो उसको हम लोग कहते हैं FDI। और FDI जो MNCs होती है वो 3 तरीके अपने आप को दूसरे देशों में स्टेब्लिश होने की कोशिश करती है। पहला तरीका होता है बेटा कि वो वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती है। पहला, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, किसी दूसरे देश में जाकर के कोलैबोरेट करती है, किसी वहाँ की लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है। इससे प्रॉफिट ये होता है कि उसे एक रनिंग कंपनी मिल जाती है और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि उसे टैक्सेस में रिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि वो वहाँ के कंपनी के साथ मतलब कोलैबोरेट किए तो इस वजह से उसको उस देश के ओरिजिनल कंपनी के बराबर का टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये होता है तो कोलैबोरेशन विद द लोकल कंपनी, और दूसरा तरीका होता है जो दूसरा द सेकंड वे कि अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट खरीदना, अपना खुद का लैंड खरीदना और उस पर प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करना और तब जाकर के प्रोडक्शन का वर्क स्टार्ट करना। दिस इज द सेकंड वे। और थर्ड वे होता है बेटा किसी लोकल कंपनी को, वहाँ की किसी रनिंग कंपनी को खरीद लेना और खरीद करके एस्टेब्लिश हो जाना। जैसे कहा जाता है आइडिया को, हज को वोडाफोन ने खरीद लिया, आइडिया ने खरीद लिया, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, यूनिनार ने खरीद लिया, टेलीनार ने खरीद लिया। तो ये भी एक तरीका है कि वहाँ की किसी लोकल कंपनी को कोई बड़ी कंपनी आकर के उसे हायर अप कर लेती है, उसे खरीद लेती है और इस तरीके से वहाँ पर अपना प्रोडक्शन यूनिट को एस्टेब्लिश करती है। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं
कि बिजनेस चेंजिंग था। अब तो इस तरीके से जो बिजनेस अपना फंडामेंटल मॉडल को चेंज करने लगा, और जो अब ट्रेड जो इम्पोर्टेंट पहले रखता था, पहले ट्रेड का इंपॉर्टेंस था, अब ट्रेड की जगह पर एफडीआई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, और किस कंपनी का प्रोडक्शन कितने देशों में फैला है इंपॉर्टेंट ये चीज़ बनने लगी। बच्चों अभी हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने आप लोगों को बताया, फिर 1992 की स्ट्रेटेजी बताएंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म, और फिर देखेंगे कितनी कंपनियां इंडिया में आकर के एस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है, और फिर कैसे जो स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ चलने के लिए एक कम्बेस्टर कार होती थी, उससे कितनी जाकर के आज की जो डिफरेंट तरीके की कारें बनी, चाहे पजारी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, डिफरेंट तरीके की कार्स होती है। तो ये जो आई, जो ऑप्शन बने, ये ऑप्शन क्रिएट हुए, ये भी एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होगा। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों।